Question number 66. How much work has to be done in assembling three charged particles at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure? देखिए, किसी भी सिस्टम को असेंबल करने के लिए जो वर्क डन कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए हम इन जनरल ये मान लेते हैं कि सबसे पहले जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको इन्फिनिटी पर ले जाओ और वन बाय वन उन पार्टिकल्स को लेके आते हैं ताकि ये पूरा सिस्टम असेंबल हो सके। एक बार इसको जनरलाइज कर लेते हैं। सपोज़ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हम यहाँ पर पार्टिकल्स लेके आ रहे हैं Q1, Q2 एंड Q3। तो जब ये पार्टिकल Q1 लेके आएंगे तो किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा। बट जब हम सेकंड पार्टिकल लेके आएंगे तो इसको Q1 चार्ज पार्टिकल की फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और जब भी किसी एक चार्ज पार्टिकल की फील्ड के अगेंस्ट दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं तो उस वर्क डन की जो एक्सप्रेशन होती है या पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगी सिस्टम की, वो हो जाएगी KQ1 Q2 बाय सेपरेशन बिटवीन दैम। फिर जब हम थर्ड चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे तो उसको लेके आने में Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जब उसको लेके आएंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो आ जाएगा वो होगा KQ1 Q3 बाई ए प्लस KQ2 Q3 बाई ए। यहाँ से K और A कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3। तो गिवन डाटा को अगर हम यूज़ करते हैं तो K है 9 × 10⁻⁹ और यहाँ जो A की वैल्यू दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो दिस इज़ 10 × 10⁻²। Q1 Q2 एंड Q3 की वैल्यूज़ मैं ये पुट कर रहा हूँ तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 8 × 10⁻10 प्लस 6 × 10⁻10 प्लस 12 × 10⁻10। तो जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास वो आएगी 234 जूल। क्वेश्चन नंबर 67. The kinetic energy of a charged particle decreases by 10 joule as it moves from a point at potential 100 volt to a point at potential 200 volt. Find charge on the particle. तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं कि किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है तो फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। और अगर एक चार्ज पार्टिकल लो पोटेंशियल से हम प्रोजेक्ट करते हैं हाई पोटेंशियल की तरफ तो ये स्लो डाउन होगा और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करने में चली जाएगी, बिकॉज इस सिस्टम के लिए हम एनर्जी कंज़र्व कर सकते हैं। तो मैं एनर्जी कंज़र्वेशन का रिलेशन अगर यूज़ करूँ, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट और इसको सेकंड पॉइंट बोल देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिखा जा सकता है चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, प्लस वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है लेट इट बी K1, ये किसके इक्वल हो जाएगी, सेकंड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी QV2 प्लस सेकंड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी K2। तो देखिए यहाँ से लिखा जाएगा K1 माइनस K2 इक्वल्स टू Q टाइम्स V2 माइनस V1। जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है वो है 10 जूल और पोटेंशियल का डिफरेंस जो आ जाएगा वो हो जाएगा 200 माइनस 100 वोल्ट। तो सॉल्व करेंगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 0.1 कूलॉम। क्वेश्चन नंबर 68. Two identical particles each having a charge of 2 × 10⁻⁻4 coulomb and mass of 10 gram are kept at a separation of 10 centimeter and then released. What would be the speeds of these particles when separation becomes large? दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, सेम मास सेम चार्ज। जैसे हम इसको इस सेपरेशन से रिलीज़ करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे रिपल्सिव, जिस वजह से ये पार्टिकल्स दोनों एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे।
अच्छा, दोनों को अगर एक सिस्टम मानते हैं तो ये जो फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे वो फोर्स इंटरनल हो जाएगा, तो इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। रेस्ट से रिलीज़ किया था इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, तो किसी भी इंस्टेंट पर जब मोमेंटम देखा जाएगा तो वो ज़ीरो होगा। तो m मास का ये जो पार्टिकल है, अगर इसके पास स्पीड v है तो दूसरे m मास के पार्टिकल के पास जो स्पीड हो जाएगी वो भी v ही होनी चाहिए, बिकॉज किसी भी इंस्टेंट पर देखा जाएगा तो मोमेंटम ज़ीरो रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर सिस्टम में इसको इंक्लूड करके चलते हैं तो इस फोर्स को रिलेट कर देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ। एक्सटर्नल कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो इस सिस्टम की एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो सिस्टम के पास इनिशियल जो एनर्जी है इस पोजीशन पर वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, और सेकंड इंस्टेंट पर इसको लार्ज सेपरेशन पर देख रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और सिस्टम के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करते हुए लिखा जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो ज़ीरो हो जाएगी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो दो पार्टिकल्स हैं, दोनों के पास स्पीड v है, मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। फाइनली जो v आ जाएगा इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ q स्क्वायर ओवर 4πε0 mr। जो डाटा गिवन है वहाँ से वैल्यूज़ पुट करें तो v आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹, q स्क्वायर इज़ 2 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर ओवर एम आर। जो मास है पार्टिकल का वो है 10 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ एंड जो सेपरेशन r है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो v के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 69, टू पार्टिकल्स हैव इक्वल masses of 5 ग्राम each and opposite charges of 4 into 10⁻⁻5 coulomb and -4 into 10⁻⁻5 coulomb. They are released from rest with a separation of 1 meter between them. Find the speeds of particle when the separation is reduced to 50 सेंटीमीटर। तो दो पार्टिकल्स जो हैं सेम मास के, अपोजिट चार्ज के, मान लेते हैं मास m और चार्ज इस पर प्लस q है तो दूसरे पर माइनस q आ जाएगा, और इनिशियली ये r सेपरेशन पर रखे हुए हैं। हम जानते हैं कि अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिस वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करेंगे। दोनों को अगर एक सिस्टम में इंक्लूड करते हैं तो ये फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर वो इंटरनल फोर्स है। सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए हम सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो देखिए इनिशियल जो मोमेंटम है वो ज़ीरो है, पार्टिकल दोनों जो हैं इनका मास सेम है, तो किसी भी इंस्टेंट पर जब देखा जाएगा तो दोनों पार्टिकल्स के पास स्पीड इक्वल हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि मोमेंटम जो है सिस्टम का वो ज़ीरो रह सके। जब ये पार्टिकल्स r/2 सेपरेशन पर हैं उस इंस्टेंट पर आपसे पूछा गया है कि इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो एक रिलेशन हम मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, दूसरा रिलेशन हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। क्योंकि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं है इसलिए सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी। इनिशियल पोजीशन में सिस्टम के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, और जब इस इंस्टेंट पर बात करेगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों हैं। तो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो है KQ1 Q2 बाई आर। सेकेंड इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है KQ1 Q2 बाई r/2, और वहाँ दोनों पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी है जिसको हम 2 टाइम्स हाफ mv² लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा mv²
और ये आ जाएगा KQ²/R। तो V को हम लिख सकते हैं √ऑफ KQ²/MR। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। K आ जाएगा 9 × 10⁹ चार्जेस हमें दे रखे हैं 4 × 10⁻⁻⁵। पार्टिकल्स का मास है 5 ग्राम एंड जो सेपरेशन है उनमें R वो 1 मीटर है। तो इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो V हमारे पास आ जाएगा 120/√5 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 53.57 या फिर राउंड ऑफ करके लिखा जाएगा तो 54 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 70। A sample of HCl gas is placed in an electric field of 2.5 × 10⁴ Newton per Coulomb. The dipole moment of each HCl molecule is 3.4 × 10⁻30 Coulomb. Find the maximum torque that can act on a molecule. तो हम ये जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डाइपोल प्लेस किया जाता है तो उस पर जो टॉर्क लगेगा उसका एक्सप्रेशन होता है P×E। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा PE sin थीटा, और इसमें जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तब मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा और वो हो जाएगा P × E के इक्वल। तो हमें यहाँ P और E की वैल्यूज़ गिवन हैं वो हम पुट कर लेते हैं। तो ये आएगा 3.4 × 10⁻30 इंटू 2.5 × 10⁴, जिसको सॉल्व करते हैं तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 8.5 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 71। Two particles A and B having opposite charges 2 × 10⁻6 Coulomb and -2 × 10⁻6 Coulomb are placed at separation of 1 centimeter. तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पूछा गया है राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस पेयर। हम जानते हैं कि अगर दो पार्टिकल्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के एक दूसरे से किसी डी सेपरेशन पर रखे जाते हैं तो जो डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा Q × D। तो यहाँ चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻6 और सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। तो इस पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻8 कूलॉम मीटर। बी पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए एक्सिस का कोई पॉइंट है सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर। ये सेपरेशन जो है इसको लार्ज मान सकते हैं दो पार्टिकल्स या दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन के कंपैरिजन में। तो एक्सिस पर जो फील्ड है इसका रिलेशन हम जानते हैं, एक डाइपोल के कारण एक्सिस पर फील्ड आ जाती है 2kp/r³। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 9 × 10⁻9। P की वैल्यू है 2 × 10⁻8 एंड सेपरेशन इज़ 1। तो एक्सिस पर जो फील्ड आ जाएगी उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 360 न्यूटन पर कूलॉम। सी पार्ट में देखिए हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एंड 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अगेन ये जो 1 मीटर है ये 1 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में लार्ज है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम फील्ड के बारे में जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड होता है kp/r³। तो उस परपेंडिकुलर पोजीशन पर जो फील्ड आ जाएगी वो हो जाएगी 9 × 10⁻9। P की वैल्यू है 2 × 10⁻8 एंड R इज़ 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 180 न्यूटन पर कूलॉम। क्वेश्चन नंबर 72।
Three charges are arranged on vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. Find dipole moment of the combination. तो इस गिवन सेटअप में ये जो +2q चार्ज है इसको हम दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं +q एंड +q। ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक कॉम्बिनेशन ये -q और +q का एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा ये वाला -q और +q का चार्ज जो है ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट किसी एक कॉम्बिनेशन की आ जाएगी वो हो जाएगी q इंटू डी, और हमें ये दो डाइपोल्स मिल रहे हैं जो एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, या फिर अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें आगे की तरफ तो एक डाइपोल p मैग्नीट्यूड का, दूसरा डाइपोल p मैग्नीट्यूड का, जो कि एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर हैं। इन डाइपोल्स का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो ये वाला वेक्टर होगा, और हम ये भी जानते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके एंगल बाइसेक्टर पर आएगा। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा किसी एक डाइपोल के साथ, और उसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा p² प्लस p² प्लस 2p कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा p√3 विच इज़ इक्वल्स टू qd√3। क्वेश्चन नंबर 73, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P in the configuration shown in the figure for d greater than a and take 2qa equals to p। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये एक सिंपल पॉइंट चार्ज दे रखा है हमें, और उस पॉइंट चार्ज से किसी डी सेपरेशन पर फील्ड पूछ रहा है। तो इस फील्ड को अगर मैं E1 लिखता हूँ तो ये रेडियल डायरेक्शन में रहेगी, और इस E1 का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 q/d²। सेकंड पार्ट जो हमें दिया हुआ है इसमें दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है -q एंड +q, जो कि एक दूसरे से 2a सेपरेशन पर हैं, और डी पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो हम ये जानते हैं कि एक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट रहेगी। इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा E2 वो होता है kp/r³। तो यहाँ इसको लिखेंगे 1/4πε0 p/ सेपरेशन जो है वो d³ है। थर्ड पार्ट जो है इसमें हमें तीन चार्ज पार्टिकल्स दे रखे हैं, एक -q +q चार्ज पार्टिकल्स, जैसे सेकंड पार्ट का कॉम्बिनेशन था a एंड a सेपरेशन पर, तो ये तो एक डाइपोल की तरह बिहेव कर जाएगा, जिस कारण यहाँ फील्ड आ जाएगी E2 जो हमने पहले भी कैलकुलेट की थी। और जो पार्टिकल थर्ड वाला यहाँ प्लेस किया गया है +q चार्ज पार्टिकल का, इसके कारण फील्ड आ जाएगी रेडियल डायरेक्शन में, वो है E1। तो जो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ हमें मिलेगी नेट फील्ड वो आ जाएगी √of E1² प्लस E2²। तो E1 और E2 की वैल्यूज़ हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, उनको पुट किया जाए तो E1 आ जाएगा q/4πε0 d² प्लस E2 की वैल्यू आ जाएगी p/4πε0 d³। दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन टर्म्स हम देखिए जो बाहर ले रहे हैं वो 1/4πε0 d³ ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट में देखिए यहाँ इस एक्सप्रेशन में d³ बाहर गया है, तो इसको d से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा तो डिनोमिनेटर में d³ बना। तो d³ जब बाहर लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास एक टर्म d की बच जाएगी,
तो ये आ जाएगा क्यू डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 74, two particles carrying charges minus q and plus q and having equal masses m each are fixed at ends of a light rod of length a to form a dipole. The rod is clamped at one end and is placed in uniform electric field E with the axis of dipole along the electric field. ऐसा दिया हुआ है कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको एक रॉड पर क्लैंप किया हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू इनके चार्जेस हैं और जो रॉड हैं इसकी लेंथ है ए। दोनों पार्टिकल्स का मास m और इसको इस एंड के अबाउट क्लैंप किया हुआ है और फिर पूरे कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नल फील्ड E में रख दिया गया है। आगे हमें बोला गया है द रॉड इज स्लाइटली टिल्टेड एंड देन रिलीज्ड, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। तो देखिए, जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस रॉड को रोटेट करेंगे स्लाइटली, यहाँ से किसी डिस्प्लेसमेंट थीटा पर लेके गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर, तो उस नई पोजीशन पर इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स आ जाएगा Q इंटू ई, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस वजह से जो रॉड है ये SHM परफॉर्म करेगी। स्मॉल ऑसिलेशन थीटा के लिए हमसे इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछा गया है। फोर्स QE है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट है एंटी क्लॉकवाइज में और टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज में, तो टॉर्क को मैं लिखूँगा माइनस के साथ, जो कि QE फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस हो जाएगा, विच इज़ A साइन थीटा। फॉर स्मॉल थीटा इस टॉर्क को लिखा जा सकता है माइनस QE A इंटू थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस QE A इंटू थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कॉम्बिनेशन का लिखेंगे, देखिए रॉड तो जो है वो मासलेस है, एक m मास का पार्टिकल एक्सिस पर है, दूसरा m मास का पार्टिकल a सेपरेशन पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ma स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस QE A इंटू थीटा। तो देखिए, सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस QE ओवर ma इंटू थीटा। अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी स्क्वायर रूट QE बाई ma, और जो टाइम पीरियड आ जाएगा ऑसिलेशन का वो आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, विच इज़ 2 पाई अंडर रूट ऑफ ma बाई QE। क्वेश्चन नंबर 75, assume that each atom in a copper wire contributes one free electron. Estimate the number of free electrons in a copper wire having mass of 6.4 gram. Take the atomic weight of copper to be 64 ग्राम पर मोल। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि 64 ग्राम कॉपर जो है ये 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23, और हर एक एटम जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 64 ग्राम जो है इसमें हम बोल सकते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जो गिवन वायर है उसका मास है 6.4 ग्राम, तो इसका मतलब 6.4 ग्राम वायर जो है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 ओवर 64 इंटू 6.4। तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं 6.4 ग्राम वायर से, उसकी वैल्यू हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻22।